हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। दोनों फैराडे के हम लॉ आज की इस वीडियो में कवर करेंगे और उनके ऊपर बनने वाली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से। तो फर्स्ट लॉ समझने से पहले हम एक बेसिक सी बात टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोड है, जैसे हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है ZnSO4, ठीक है। तो जब ये ZnSO4 ये टूटे, या कोई भी सिंपल लेते हैं NaCl, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस NaCl में करंट पास कर रहे हैं, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। तो जैसे ही हम NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो ये टूट जाएगा किसमें, Na प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। Na प्लस जो है वो कैथोड पे जाता है, किस पे जाता है, कैथोड पे, ठीक है। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है, ये तो हमें पता है। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Na प्लस जो है वो कैथोड पे गया, तो Na प्लस ने वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब उसका रिडक्शन हुआ और वो किस में कन्वर्ट हुआ, Na में। तो हमें यहाँ से सोडियम मिला, ठीक है। और क्लोरीन कहाँ जाएगा, क्लोरीन जाएगा एनोड पे। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो ये Cl माइनस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा हाफ Cl2 में, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो एनोड पे हमें क्लोरीन मिल रहा है, ठीक है। एनोड पे क्या मिल रहा है हमें, क्लोरीन। और कैथोड पे हमें क्या मिल रहा है, सोडियम मिल रहा है। तो हमने क्या किया, जो ये NaCl है, क्या ये सारा का सारा ब्रेक हो गया होगा, इसकी जितनी क्वांटिटी सारी ब्रेक तो नहीं हुई होगी ना, कुछ क्वांटिटी ब्रेक हुई होगी क्योंकि हमने थोड़ा करंट पास किया। और अगर हम ज्यादा करंट पास करेंगे तो NaCl ज्यादा टूटेगा आयंस में, अगर हम कम करंट पास करेंगे कम NaCl ब्रेक होगा, ठीक है। ऐसे ही हर इलेक्ट्रोड के साथ होता है। अगर हम कम चार्ज पास कर रहे हैं, कम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो वो कम आयन में ब्रेक होगा और वो कैथोड और एनोड पे भी वो कम इकट्ठा होगा, कम डिपॉजिट होगा। लेकिन अगर हम ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो उसका ज्यादा मास जो होगा वो कैथोड और एनोड पे क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो फैराडे ने यही हमारा फर्स्ट लॉ बताया हमें कि द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। उस इलेक्ट्रोलाइट से हम जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे वो उतना ही ज्यादा डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, कैथोड या एनोड पे, ठीक है। अगर हम कम इलेक्ट्रिसिटी पास करते तो कम ब्रेक होगा वो आयंस में, तो इकट्ठा भी क्या होगा, वो कैथोड और एनोड पे कम होगा। लेकिन अगर हम ज्यादा करंट पास करते हैं तो वो ज्यादा ब्रेक होगा और ज्यादा इकट्ठा होगा। तो ध्यान रखना है, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोड। अब मान लेते हैं कि हमने कितना चार्ज पास किया, Q चार्ज पास किया, और वो कितना इकट्ठा हो रहा है, W ग्राम वो इकट्ठा हो रहा है। तो इसका मतलब है W जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q के। तो यहां से अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं, अगर हम यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं Z। क्या बोलते हैं, Z। और इस Z का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है, इक्विवेलेंस। इस Z को हम बोलते हैं। अभी हम Z को भी पढ़ेंगे, Z क्या होता है। अच्छा, Q जो होता है चार्ज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम करंट इनटू टाइम भी तो बोल सकते हैं। तो W का फॉर्मूला हमारे पास ये भी आ गया कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड कितना होता है, Z इंटू क्यू या फिर Z इंटू आई इंटू टी। क्लियर हुआ। तो ये हमने बात की फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, बहुत ही इजी लॉ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के बारे में कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है। चलिए देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के बारे में जैसे हम बात करें तो अगर मैंने बोला Z, अभी हमने समझाया पढ़ा कि Z जो होता है वो W जो होता है वो Z इंटू क्यू के बराबर होता है। तो अगर मैं I को 1 एम्पेयर, करंट को 1 एम्पेयर और टाइम को 1 सेकेंड लेता हूं तो Q किसके बराबर होता है, I इंटू टी। अगर I भी 1 एम्पेयर है और टाइम भी 1 सेकेंड है तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, मतलब चार्ज क्या हो जाएगा उस केस में, 1 कूलम हो जाएगा, ठीक है। इफ I बराबर 1 एम्पेयर एंड टाइम बराबर 1 सेकेंड देन Q बराबर 1 कूलम। तो Q की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो W किसके बराबर आ जाएगा, Z के बराबर आ जाएगा। और Z क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो यहां से हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को डिफाइन कर सकते हैं। हम क्या बोलेंगे कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये W क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिस्चार्ज बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिस्चार्ज बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ऑफ दैट सब्सटेंस। तो 1 कूलम चार्ज जितना भी सब्सटेंस का अमाउंट इकट्ठा करेगा कैथोड या एनोड पे, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। समझ में आया। अब इस Z का एक हम फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। वैसे तो Z जो है वो W अपॉन Q करके निकल जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला भी हम डिराइव करते हैं।
देखिए हमेशा ध्यान रखना है कि 1 फैराडे चार्ज जो होता है वो हमेशा 1 ग्राम इक्विवेलेंट को डिस्चार्ज करता है। ठीक है, ये हम प्रूव भी कर चुके हैं कि 1 फैराडे चार्ज जो होता है वो हमेशा डिस्चार्ज करेगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट को। तो जब हम नॉर्मेलिटी पढ़ रहे थे तो नॉर्मेलिटी में हमने ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था वहां पे? ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, कि ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। तो 1 फैराडे चार्ज कितना डिस्चार्ज कर रहा है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस को डिस्चार्ज करता है। ठीक है, मतलब अगर हम किसी से 1 फैराडे चार्ज पास करते हैं तो उसका कितना अमाउंट इकट्ठा होता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट अमाउंट इकट्ठा होता है। तो अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट को 1 कर दें तो ये वेट किसके बराबर आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट के बराबर आ जाएगा। समझ में आया? ग्राम इक्विवेलेंट को अगर 1 रख दें तो वेट किसके बराबर है? इक्विवेलेंट वेट के बराबर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 फैराडे को हम बोल सकते हैं क्या? 96500 कूलम। इतना चार्ज डिस्चार्ज कर रहा है। क्या कितना वेट डिस्चार्ज कर रहा है? वेट को हम क्या लिख सकते हैं? ई लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे ई ग्राम। ठीक है, ई का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट वेट। तो 1 कूलम चार्ज कितना डिस्चार्ज कर रहा होगा? ई अपॉन 96500 ग्राम। तो 1 कूलम चार्ज जितना भी वेट डिस्चार्ज करता है, जितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिस्चार्ज करता है 1 कूलम चार्ज, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो ये हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस की वैल्यू हुई 96500। तो यहाँ से Z का फॉर्मूला हमारे पास आ गया E अपॉन 96500। देखिए फिर से रिपीट करते हैं, हमने क्या समझाया कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस होता है W बराबर Z इंटू क्यू। तो अगर Q को मैं 1 कूलम ले लेता हूं तो वेट किसके बराबर आ जाएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के बराबर। तो यहां से हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिस्चार्ज बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ऑफ दैट सब्सटेंस। और हमेशा ध्यान रखना है, जो हमने प्रूव भी किया था, कि 1 फैराडे चार्ज जो होता है वो हमेशा डिस्चार्ज करता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट को। किसे डिस्चार्ज करता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट को। ठीक है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो अगर ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 है तो वेट किसके बराबर आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट के बराबर। तो 96500 कूलम जितना भी वेट डिस्चार्ज करेगा तो उसे हम, उसी वेट को हम ई भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट। तो हमने वही बोला कि 96500 कूलम चार्ज जो है वो ई ग्राम सब्सटेंस जो है वो डिपोजिट कर रहा है। ई का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट वेट। वैसे W ग्राम सब्सटेंस डिपोजिट करता है, बट W किसके बराबर है? ई के बराबर। तो 1 कूलम चार्ज जितना भी सब्सटेंस डिपोजिट करता है उसी को हम बोलते हैं Z। तो यहाँ से Z की वैल्यू आ गई E अपॉन 96500। तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस का फॉर्मूला बना है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे अपना फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए बहुत सिंपल सा है फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलता है फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? ध्यान से समझेंगे। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोलता है 2 सॉल्यूशन लेने, एक सॉल्यूशन ये लिया, एक सॉल्यूशन ये लिया। ये अलग अलग तरह के सॉल्यूशन है। एक मान लो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक मान लो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये अलग अलग तरह के सॉल्यूशन है। लेकिन इन सॉल्यूशन में खास बात यह है कि इनसे हमने सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की। इससे भी अगर हमने Q चार्ज पास किया तो इसमें भी हमने कितना चार्ज पास किया? Q। अगर इससे 100 कूलम का चार्ज पास हुआ है तो इससे भी 100 कूलम का चार्ज ही पास हुआ होगा। ठीक है, तो इफ सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स देन, तो जो रेशियो होगा, जो उनका वेट इकट्ठा होगा कैथोड और एनोड पे, तो मान लीजिए इसका कितना वेट इकट्ठा हुआ है? W1, और इसका कितना वेट इकट्ठा हुआ होगा? W2। तो जो इनके वेट का रेशियो होता है, जो डिपोजिट हुआ है, वो बराबर होता है इनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियोज के बराबर। ठीक है, मान लीजिए इसका इक्विवेलेंट वेट है E1, इसका इक्विवेलेंट वेट है E2। तो जो मास इनका डिपॉजिट हुआ होगा उसका जो रेशियो होगा वो इनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? तो यही बोलता है फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कि इफ सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिस्चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट। तो W1 अपॉन W2 किसके बराबर होगा? E1 अपॉन E2 के बराबर होगा। ठीक है, इसी के बेसिस पे हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी बनती हैं। एक बार उनको भी हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिलेंगी फैराडे लॉ में या फैराडे लॉ के ऊपर। तो जैसे पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे सामने है कि हाउ मच टाइम इट वुड टेक इन मिनट टू deposit 1.18 gram of metallic copper on a metal electrode when current of 2 ampere is passed through the electrolytic cell containing copper 2+ ion। ऑब्वियसली बात है, कुछ समझ नहीं आया होगा तो सबसे पहले हम इसे ब्रेक करके पढ़ते हैं। ब्रेक करके अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमें करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 एम्पेयर। तो आई की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पेयर। क्लियर हुआ? वेट हमें दे रखा है कितना? 1.18 ग्राम। क्लियर हुआ?
करंट की वैल्यू दे रखी है और हमें टाइम निकालना है कि हाउ मच टाइम, तो टाइम हमें निकालना है। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि वेट टाइम करंट का जो फॉर्मूला होता है वो अभी हमने डिस्कस किया था कि W बराबर किसके होता है, ये हमने डिस्कस किया था ना, W बराबर Z इंटू आई इंटू टी। हमने क्या पढ़ा था कि W जो होता है डायरेक्टली होता है Q के, जितना ज्यादा चार्ज पास होगा उतना ही सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। तो W बराबर ZQ, प्रोपोर्शनल हटा था कॉन्स्टेंट आया था, तो W बराबर ZIT। तो W कितना दे रखा है 1.18 और Z का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया है कि E अपॉन 96500 कूलम। ठीक है, इनटू करंट दे रखा है 2 एम्पेयर और टाइम हमें निकालना है। समझ में आ रहा है? तो इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होगा, तो अभी हमने बात की थी कि इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट वेट हमारा बराबर होता है वेट के बराबर। तो ये इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है कि एटॉमिक या फिर मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर या फिर चार्ज प्रेजेंट या फिर एसिडिटी या फिर बेसिसिटी, हमने नॉर्मेलिटी में पढ़ा था। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है मेटेलिक कॉपर Cu2+ दे रखा है हमें, Cu2+। ठीक है, Cu2+ से कॉपर बनाना है। तो Cu2+ से जब कॉपर बना होगा तो अगर E की वैल्यू हम निकालें तो कॉपर का एटॉमिक वेट कितना होता है 63.5। तो एसिडिटी बेसिसिटी और वैलेंसी फैक्टर तो हम निकाल नहीं सकते, तो हम चार्ज निकालेंगे। देखो कितना चार्ज गिवन है कॉपर के ऊपर 2+, तो अपॉन 2। तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कितना आया 63.5 अपॉन 2। तो E की जगह हम वैल्यू रखेंगे कितनी, बराबर 63.5 अपॉन 2 इंटू ये करेंगे 96500 इंटू 2 इंटू टी। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.18 इंटू 96500 अपॉन 63.5। तो हमारा आंसर लगभग 4.5 मिनट के आसपास आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं फैराडे लॉ के ऊपर बनने वाली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा किस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टैकल करेंगे फैराडे लॉ के ऊपर। जैसे हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या है कि अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें बोल रखा है कि कॉपर सल्फेट से हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया। 10 मिनट तक कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस हमने किया। तो जब भी कॉपर सल्फेट से हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कॉपर सल्फेट टूटेगा Cu2+ प्लस SO4 2- में। जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है हम लिखते रहेंगे। टाइम हमें दे रखा है 10 मिनट्स। 10 मिनट का मतलब होता है 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 600 सेकेंड। टाइम हमें दे रखा है 600 सेकेंड। ठीक है, जो जो गिवन है इन्फॉर्मेशन वो लिखेंगे। फिर करंट दे रखा है 1.5 एम्पेयर, 1.5 एम्पेयर। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकल जाएगी। Q क्या होता है I इंटू टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा I कितना है 1.5, ये है 600। तो यहाँ से चार्ज आ जाएगा हमारा कितना 900 कूलम। कितना आ जाएगा चार्ज 900 कूलम। ठीक है, तो जब हमने इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया तो हमने इसे कितना चार्ज दिया होगा 900 कूलम का चार्ज दिया है। तो बताना है 900 कूलम के चार्ज से कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ होगा। ठीक है, जब हमने इसे इतने टाइम तक इतना करंट पास किया तो इस पे कितना चार्ज गया होगा 900 कूलम का चार्ज गया। ठीक है, तो 900 कूलम के चार्ज से कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ होगा कैथोड पे, ये पूछ रहा है। तो कॉपर से कॉपर 2+ गया होगा कैथोड पे, तो इससे हमें कॉपर मिला। तो कितना कॉपर गया देखते हैं। तो कॉपर 2+ को कॉपर में कन्वर्ट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल कॉपर 2+ को 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 2 फैराडे। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन को कितना चार्ज चाहिए होता है 2 फैराडे, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन को 1 फैराडे रिक्वायर्ड है। तो 2 फैराडे का मतलब है 2 इंटू 96500 कूलम। और कॉपर का मास होता है 63.5। तो इसका मतलब ये है कि 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज से 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज से डिपोजिट, इतना चार्ज जो है वो डिपोजिट कर रहा है 63.5 ग्राम कॉपर को। समझ में आया? तो 1 कूलम चार्ज कितना कॉपर डिपॉजिट कर रहा होगा 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500 ग्राम कॉपर को। तो हमने कितना चार्ज पास किया है 900 कूलम का। तो 900 कूलम चार्ज कितना डिपॉजिट कर रहा होगा 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500 इंटू 900। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.2
296 ग्राम के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर, जिसमें हमारा इलेक्ट्रोलिसिस के सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो यूज होते हैं। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि फैराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, फैराडे सेकंड लॉ क्या होता है और कैसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनती हैं। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमने इसको भी यहाँ पे भी डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सोल्ट ब्रिज के बारे में, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें हम गैल्वेनिक सेल की वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे सेल रिएक्शन को लिखा जाता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।